आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा एक्सएमएल के ऊपर। हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास एक्सएमएल क्या होती है, जेसन क्या होती है, सॉरी, और जेसन को किस तरीके से पास करते हैं, जेसन का सिंटेक्स क्या है, और जेसन को क्या आर्किटेक्चर क्या है, और जेसन को हम किस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं, जेसन को किस तरह हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप जेसन को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप मोबाइल या डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करना चाहते हैं। तो आपको एपीआई बनाने के लिए या एक्सएमएल की सपोर्ट चाहिए या जेसन की सपोर्ट चाहिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इतना सिंपल लेक्चर है कि अगर आप इसको 7 मिनट इस वीडियो को देख लोगे तो आप जेसन जो है उसको आसानी से सीख जाओगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेसन क्या है। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन। इसका मीन ये है कि इसका जो सिंटेक्स है वो जावास्क्रिप्ट से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो इसमें फ़र्क ये है कि जावास्क्रिप्ट इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जेसन इज अ सिंटेक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा। जेसन जो है हमारे पास एक्सएमएल की तरह डाटा को स्टोर और सेव करवाने के लिए यूज़ की जाती है। जेसन इज ईजियर टू यूज़ अल्टरनेटिव टू एक्सएमएल। ठीक है, जेसन जो है वो ईजियर टू यूज़ है और अल्टरनेटिव टू एक्सएमएल लाइब्रेरी है। जेसन uses JavaScript syntax, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जेसन बट द जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली। ठीक है, ये आपको अभी बताया था कि आपके पास जो जेसन का सिंटेक्स है ये एक्सएमएल की तरह क्या होता है, आपको रीड और राइट के लिए होता है, तो इसीलिए ये टेक्स्ट ओनली है। दैट कैन बी रीड और राइट फ्रॉम द फाइल यूज्ड। और जबकि जब जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है वो हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग का सिंटेक्स होता है जिसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट होती है। जेसन को अगर हमने समझना तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि ये की वैल्यू फॉर्म में अपने पास डाटा को सेव करवाती है। अब एक्सएमएल और जेसन में क्या फ़र्क है, क्योंकि जेसन से पहले एक्सएमएल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। अभी भी बहुत ज़्यादा एपीआई जो है वो एक्सएमएल में लिखी जाती है, तो यूज़ किया जाता है, लेकिन जेसन उसके अल्टरनेटिव हमें बेटर परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा है ये नोड के स्टाइल में सेव करते हैं, या आपको इजी टर्म में बताऊँ, आपको अरे के स्टाइल में डाटा को सेव करती है। यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है वो की वैल्यू पेयर में अरे के अंदर सेव होता है। जैसे अगर आपके पास डाटाबेस से आप जब गेट करते हो कोई भी वैल्यूज, तो आपके पास भी की वैल्यू फॉर्म में एक रिजल्ट सेट आपके पास पड़ा हुआ होता है। ये भी सिमिलर उसी वे में आपके पास क्या रखती है, स्टोर करती है। ठीक है, डाटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास। मैंने आपको बताया कि अभी आप इसको देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट होल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड अरे। तो हमारे पास यहाँ पर जेसन का सिंटेक्स है। अभी बताया कि हमारे पास एक एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड खुआना है। अब जेसन की एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल डिफरेंट अरेज भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज की, स्टूडेंट की बना लो, या स्टाफ की बना लो, या फैकल्टी की बना लो। ठीक हो गया, आप मल्टीपल अरेज वगैरह भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास के एम्प्लॉयज़, फर्स्ट नेम हमारे पास जैसे जॉन, लास्ट नेम डो। अब इसके अंदर देखो हमारे पास ये हमने स्टार्ट किया एक अरे को कर्ली ब्रैकेट के साथ, कर्ली ब्रैकेट के साथ एंड किया। इसके बाद किस तरह का डाटा आना है यहाँ पर हमने स्टार्ट में रखवा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड्स एंड मल्टीपल अरे। ठीक है, या हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड्स अरे और कर्ली ब्रैकेट होल्ड्स ऑब्जेक्ट। अब ये देखो हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और एंड हुई। अब इसके अंदर देखो की वैल्यू पेयर में हमारे पास डाटा को सेव हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी की वैल्यू पेयर में डाटा क्या हुआ, सेव हुआ। अब इसके बाद हर कर्ली ब्रैकेट होल्ड अरे, अब इसके अंदर कितनी हमारे पास वैल्यू नेम पेयर है, दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम इज अ की, लास्ट नेम इज एन वैल्यू। ठीक है, सॉरी, लास्ट नेम इज आल्सो इन की, जॉन एंड डो इज द वैल्यू। इसी के साथ हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स है या टोटल नंबर ऑफ अरेज है, तो डेट इज 4। ठीक है, और हर एक जो अरे है वो दूसरे से सेपरेट करती है कॉमा से, और हर की वैल्यू दूसरी की वैल्यू से पेयर करता है बाय दी कॉमा। ठीक हो गया, ये आपको जब आप मैनुअल लिखते हो तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो, तो जब आपने एक किसी भी अरे को हम जेसन के फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट
कर सकते हैं बाय यूजिंग 1 और 2 लाइन मैक्सिमम, जो आपको करना आगे सिखाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो इसका अल्टरनेटिव एक्सएमएल लिखी हो तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का नोड स्टार्ट होता है, एंड होता है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय का एक नोड है, एम्प्लॉय के नोड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके बाद फिर एम्प्लॉय के नोड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास क्या होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास देखो तो हमारे पास जेसन होती है, डेट इज यूज इन डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास माई एसक्यूएल, ये आर्किटेक्चर अगर आप समझ जाओगे तो आपको एपीआईज लिखना बड़ी आसानी हो जाएगी। एपीआईज का कंसेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए डे बाय डे हो गया क्योंकि अब हमारे पास जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट एंड होता है अब हमारे पास कोई एक नहीं होता। जैसे पहले ज़माने में हमारे पास मैक्सिमम वेब बेस होता था, तो उसकी कुछ टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन बन जाती। आजकल के एरा के अंदर हम जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके मल्टीपल हमें फ्रंट एंड्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसका फ्रंट एंड वेबसाइट में भी देते हैं, हम उसका फ्रंट एंड एंड्रॉयड में भी देते हैं, हम उसका फ्रंट एंड आईओएस में भी देते हैं अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब अगर हमने मल्टीपल जगहों पर फ्रंट एंड देने हैं लेकिन डाटा हमने सेम यूटिलाइज करना है जो सर्वर पे पड़ा डेटाबेस पे। वेबसाइट तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेती है डाटा को, लेकिन हमारे पास नेटिव ऐप जैसे एंड्रॉयड है या आईओएस है, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती डेटाबेस को। तो इनको एक्सेस करवाने के लिए हमें एपीआई बनानी पड़ती है। वो एपीआई हम जेसन में बना सकते हैं, वो एक्सएमएल में बना सकते हैं। एक्सएमएल में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इसको रीड और राइट करवाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर। ये किस तरह एपीआई डेवलप करते हैं मैं आपको अपकमिंग लेक्चर के अंदर बता दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो तो हमारे पास मैं एंड्रॉइड के अंदर मैंने एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड सेव किया जो जेसन के थ्रू डेटाबेस में सेव हो गया। अब वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वो आईफोन ऐप पर भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास पीछे एक ही जो है डेटाबेस वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए डायग्राम। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम समझ लगती है तो आप आसानी के साथ जेसन वगैरह को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम आपको जेसन को पार्स कैसे करेंगे, रीड कैसे करते हैं या राइट कैसे करते हैं मोबाइल के अंदर, और एपीएस किस तरीके से बनाते हैं, तमाम चीज़ें करना आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे।